अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग जुड़े सभी लोग क्लास में। यहां पर मेरे द्वारा आपको 10% का डिस्काउंट है, उसमें एक स्टडी प्लान कि आपको 10% अगर को फुल एंड फाइनल का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास सबसे टिपिकल आधुनिक भारत का सबसे टिपिकल और सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है, जहां से हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, ना सिर्फ आप लोग देखिएगा बल्कि इसका नोट्स आप लोग साथ में बना लीजिएगा। और आप लोग इस क्लास को दो क्लासेज होंगी, दो क्लासेज इसका होगा, और दोनों क्लास जब आप लोग देख लोगे ना, तब पत्रकारिता से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे और जितने भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उठते होंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन और सभी के सभी डाउट्स आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, आज की क्लास हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, तो भारतीय समाचार पत्रों का हेडिंग डाल लीजिएगा, भारतीय समाचार पत्रों का विकास। किसके बारे में देखना है, सबसे टिपिकल आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस, इतिहास या द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, इसके बारे में सर हाँ जी, ये मॉडर्न का ही टॉपिक है, ये मेरा आधुनिक भारत का ही है, तो ये आप लोग समझिएगा। चलिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि भारत में जो प्रेस की स्थापना किया गया था, भारत में जो प्रेस का स्थापना किया जा रहा है, यानी कि सबसे प्रथम भारत में प्रेस की स्थापना अच्छी तरीके से कहानियों के द्वारा हम लोग समझेंगे प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जो आने वाले सबसे प्रथम कौन से होते हैं, पुर्तगाली होते हैं। कौन से होते हैं, पुर्तगाली होते हैं। तो भारत में सबसे प्रथम बार पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रेस की स्थापना किया गया था। और यह जो प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, क्या पुर्तगालियों ने भारतीयों के लिए किया था क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। जो भारत में पुर्तगाली आए थे, तो जब भारत में आने के बाद ये अपने धर्म का विकास करना चाह रहे थे, तो धर्म के विकास अगर ये करना चाह रहे हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो अगर लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई पत्र तो होना चाहिए ना, जो लोगों में जागरूकता पैदा करे कि देखो हमारा जो ईसाई मिशनरी है या ईसाई जो धर्म है या ईसाई धर्म इतना आगे है। यही रीजन होता है कि सबसे प्रथम बार गोवा के कहां के, तो गोवा नामक स्थान पर वहां से पुर्तगीज से एक सेकंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भारत में आया जाता है। और वहां के पादरियों के द्वारा, किसके द्वारा, तो वहां के पादरियों के द्वारा 1557 में ये आते कब है, तो ये आए हुए थे 1498 में भारत में आए थे। गुड मॉर्निंग जी, 1498 में भारत में आए हैं, लेकिन 1557 ईस्वी में सबसे प्रथम पुस्तक इनके द्वारा क्या है, छापी गई। सबसे प्रथम पुस्तक इनके द्वारा कब छापी गई थी, तो आप बता सकते हैं 1557 में। आप किसी भी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिएगा इसको। 1557 में सबसे प्रथम बार जो पुस्तक छापी गई थी, यह पुस्तक किससे संबंधित होगी, तो हम सभी को पता है कि अगर ईसाई मसीहियों के द्वारा छापी गई है, ये किससे संबंधित हो सकती है, तो यह पुस्तक जो है ईसाई धर्म से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, ईसाई धर्म। समझ में आ गया कि भारत में सबसे प्रथम बार जो प्रेस की स्थापना पुर्तगीजों के द्वारा किया गया और प्रिंटिंग प्रेस उन्हीं के द्वारा लाया गया था। गोवा में इसका जो गोवा में पादरियों के द्वारा 1557 में किया गया। अगर इनके द्वारा कर दिया गया तो अंग्रेज तो पीछे हट नहीं सकते थे ना, क्योंकि अंग्रेज भी भारत में अब इस समय तक 1600 ईस्वी में आ चुके थे। यही रीजन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे प्रथम बार बंबई में इनके द्वारा कब, तो 1684 में। देखिए कितना एक गैप है, 1557 में पुर्तगीजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा छापा गया था, और वहीं पर 1684 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छापा गया है। और इनके द्वारा जो छापा गया वह कहां पे छापा गया था, तो बंबई में। अच्छा, ये भी किसके लिए छापे थे, क्या भारतीयों के लिए छापे थे क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार कराने के लिए ही छापा गया था। सभी लोगों को समझ में आ गया, या पुर्तगीजों के द्वारा, और ये किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। अब हम लोग सबसे प्रथम एक व्यक्ति का नाम देखते हैं। देखिए आप लोग कहानी से इसको याद कर सकते हैं, और आप लोग प्लीज ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके पेपर के लिए, और बेसिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग याद देखते हैं ना कि एक व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, विलियम। समझिएगा क्या नाम है, विलियम वोल्टर्स। या अंग्रेज है विलियम वोल्टर्स। तो विलियम वोल्टर्स एक ऐसा जो होता है अंग्रेज था, जो कंपनी के कार्यों से काफी ज्यादा असंतुष्ट हो गया था। देखिए पत्रकारिता क्या होता है, सीधा सा समझ जाइएगा। पत्रकारिता का मतलब आजकल के जो वर्तमान समय में पत्रकारिता चल रहा है, ये नहीं होता है। पत्रकारिता का मतलब ये होता है सरकार की आलोचना करना। सरकार में अगर कोई कमी है, जैसे आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके कपड़े में एक दाग भी है ना, तो उस दाग को पत्रकारिता क्या करेगा, दिखाएगा ये कमी है। हमेशा आलोचनात्मक पक्ष को पत्रकारिता क्या करता है, दिखाने का प्रयत्न करता है। आलोचनात्मक पक्ष से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप समझ जाइए, जब कभी भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई आलोचना कर रहा है, मतलब उस आलोचना से सीख लेकर आपको आगे बढ़ना है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। तो जो होता है यहां पर विलियम वोल्टर्स के द्वारा अगर हम लोग यहां देखते हैं, तो ये काफी ज्यादा असंतुष्ट होता है, और इसी के द्वारा सबसे प्रथम बार प्रयास किया गया। सबसे प्रथम प्रयास किया जाता है, और कब, 1766 में। और सबसे प्रथम बार इसने कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया, आलोचना किया, इसके द्वारा है। तो सबसे प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी का आलोचना करने की शुरुआत कब हो जाता है, या किसने किया था, तो विलियम वोल्टर्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1766 ईस्वी में किया गया था। याद रहेगा कब किया गया था, 1766 में। अब जब इसने आलोचना किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा, और जब इसको अच्छा नहीं लगा, इनको इसको क्या कर दिया, ब्रिटेन में भेज दिया। भाई साहब अब आपका भारत में कोई काम नहीं है, अगर इस प्रकार से आलोचना कर रहे हो, हमारी कंपनी का आप आलोचना कर रहे हो, तो आप भारत में मत रहो, आप ब्रिटेन में चले जाओ। तो इसको ब्रिटेन में भेज दिया गया। लेकिन हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि सबसे प्रथम बार प्रयास भारत में किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, विलियम वोल्टर्स के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1766 में किया गया था। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रयास देखते हैं। सेकंड में अगर हम लोग एक नाम को याद रखते हैं, सेकंड में एक नाम हम लोग याद रखिएगा, आलोचना का मतलब ये हुआ कि आपकी कमियों को दर्शाना, आपकी कमियों को बताना। ठीक है, दूसरा एक नाम होता है जिसका नाम कौन है, जेम्स अगस्टस हिक्की। इसका भी आप लोग नाम याद रखिएगा, अगस्टन हिक्की। इसने क्या काम किया, इसने किया 29 जनवरी, कब, 29 जनवरी 1780 को, 29 जनवरी 1780 को सबसे प्रथम जो पत्र है, जो समाचार पत्र है, जिसका नाम क्या है, द बंगाल गजट। क्या नाम है, द बंगाल गजट। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसी को कहा जाता है बंगाल गजट को ही। तो हिक्की के द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा 29 जनवरी 1780 ईस्वी को द बंगाल गजट पारित किया जाता है। अब देखिए, ये भी जो हिक्की नामक जो पत्रकार था ना, ये भी सरकार के कार्यों से खुश नहीं था, और सरकार के कार्यों से खुश नहीं होने के कारण इसने भी क्या कर दिया, सरकार की आलोचना कर दी।
सरकार की क्या कर दी, आलोचना कर दी। और जब सरकार की आलोचना करेगा तो सरकार क्या करेगा, भाई साहब तुम इंडिया से निकल जाओ, ठीक है ना। तो इसको भी इंडिया से बाहर भेज दिया गया। और बंगाल गजट को कब बंद कर दिया गया, 1882 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, दो पॉइंट हम लोग को यहां पे समझ में आ गया। प्रथम आलोचना किसके द्वारा, विलियम वोल्टर्स के द्वारा किया गया था, और जेम्स हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट भारत का सबसे प्रथम समाचार पत्र को चलाया गया था। किसी के मन में यहां पे कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं होना चाहिए। अभी भारत का सबसे प्रथम, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का सबसे प्रथम, भारत का प्रथम अखबार जो साप्ताहिक था और जिसको अंग्रेजी भाषा में छापा गया था, तुमसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, वह जो होता है साप्ताहिक न्यूज़पेपर, कौन सा है, इंडिया गजट। क्या नाम है इसका, इंडिया गजट। मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा सा बोरिंग आप लोगों को करेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको मैं, अच्छा ब्लैक स्क्रीन की तरफ, चलिए कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूं अभी। चलो हो गया। अब अगर हम देखते हैं, जी नहीं हो लाइट जी। अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, चलिए व्हाइट स्क्रीन कर दिया मैं। चलिए तो अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या किया गया। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में 1784 में, एक एक चीज आप लोग लिखते हुए चलेगा और एक एक पॉइंट आप लोग समझते हुए चलेगा। सबसे प्रथम बार 1784 में देखते हैं, यहां पर छापा जाता है कलकत्ता गजट। कौन सा, कलकत्ता गजट। पहले मैं समाचार पत्रों के बारे में बता दे रहा हूं, और समाचार पत्रों को समाप्त करने के जस्ट बाद मेरे द्वारा आप लोगों को इस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 1784 में कलकत्ता बजट छापा जाता है, क्योंकि एक बार जब शुरुआत हो गया यहाँ पर इंडिया गजट का शुरुआत हो जा रहा है। तो इंडिया गजट की शुरुआत होने का मतलब, और जब सरकार की आलोचना की शुरुआत हो जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी, कितनों को भी आप बाहर भेज दोगे, लेकिन अब जो कोई भी आएगा वह आपकी आलोचना करेगा ही करेगा। तो आप कितनों का मुंह बंद करोगे, क्योंकि शुरुआत हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1785 में, तब तो 1785 में हम लोग देखते हैं, 1785 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल गजट किसके बारे में, तो बंगाल जनरल जो थे, बंगाल जनरल, जिनको ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, तो बंगाल गजट या इसे जो होता है द कलकत्ता इमेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे आगे नाम चेंज करके 1786 ईस्वी में, इसका ही नाम आगे चेंज करके 1786 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया, कलकत्ता क्रॉनिकल, इसका ही नाम किया गया था। हाँ, कलकत्ता क्रॉनिकल इसका नाम कर दिया गया था, जो 1785 में बंगाल गजट था। तो ये कुछ शुरुआत हुआ था समाचार पत्रों का सरकार के विरुद्ध। लेकिन अब हम लोग आते हैं सबसे मेन 19वीं शताब्दी के समाचार पत्रों पर। किस पे आते हैं, 19वीं शताब्दी के समाचार पत्र पर। अगर हम लोग यहां ध्यान रखें 19वीं शताब्दी के समाचार पत्र को, तो सबसे प्रथम एक नाम हम लोग को देखने को मिलता है गंगाधर भट्टाचार्य। कौन सा नाम मिलता है, तो गंगाधर भट्टाचार्य। तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा ही आगे चलकर 1818 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका। और जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है, इनके द्वारा जो निकाला गया अंग्रेजी भाषा में ही, उसका नाम क्या रहा, बंगाल गजट। कौन सा, बंगाल गजट। याद रखिएगा, जो गंगाधर भट्टाचार्य हैं, यह तो भारतीय है, और भारतीय के द्वारा बंगाल गजट अगर निकाला जा रहा है, अंग्रेजी भाषा में तो निकाला जा रहा है, लेकिन यही बंगाल गजट है जो किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया सबसे प्रथम। सबसे एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अर्चना जी, क्योंकि सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है ना। आपने जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री में बताया है कि आप ऐप पर आंसर राइटिंग करवाते हैं, प्लीज मुझे भी ऐड कर लीजिए। ठीक है मुस्कान जी, अच्छा स्क्रीन जो होता है क्लियर है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, तो जो गंगाधर भट्टाचार्य थे, इनके द्वारा बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया, और यही साप्ताहिक पत्रिका किसी भी भारतीय के द्वारा प्रथम समाचार पत्र होता है, किसी भी भारतीय के द्वारा। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर हम लोग नजर डालते हैं, तो आगे एक है जिनका नाम क्या है, मार्क्समैन। क्या नाम है, मार्क्समैन। ठीक है ना, इनके द्वारा 1818 में ही एक मासिक पत्रिका निकाली गई, और मासिक पत्रिका कौन सी रही, दीर्घदर्शिका। क्या नाम रहा, दीर्घदर्शिका। ये कौन सी पत्रिका रही, या एक प्रकार से मासिक पत्रिका रही। और दूसरा अगर हम देखते हैं, तो दूसरा एक नाम हम लोग को मिलता है क्रासमैन। नाम देखिए कितना अजीबोगरीब लोगों का है, क्रासमैन। और इनके द्वारा भी 1818 ईस्वी में एक पत्र निकाला गया, जिसका नाम क्या है, समाचार दर्पण। कौन सा है, समाचार दर्पण। ये जो समाचार दर्पण इनके द्वारा निकाला गया था, यह एक प्रकार से साप्ताहिक था। कैसा था, तो साप्ताहिक या समाचार दर्पण था। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है, मेन ये सभी आप लोग लिखते हुए चलेगा। दीर्घदर्शिका हिंदी न्यूज़पेपर की नहीं, मार्क्समैन इनके द्वारा अभी भी दीर्घदर्शिका जो लिखा गया था, या ये सभी के सभी इंग्लिश पत्रिका अभी तक निकल रही है, सभी के सभी इंग्लिश पत्रिका निकल रही है। इसी में एक नाम हम लोग को देखने को मिलता है, काफी फेमस नाम रहा ये, जेम्स साल्क बर्किंघम। देखिए बर्किंघम, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जेम्स साल्क बर्किंघम। अगर इनके द्वारा देखा जाए ना, इन्होंने सबसे प्रथम बार, ये नाम सिंपल मैंने लिखा है, लेकिन आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे प्रथम बार प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बताया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रेस को जनता का प्रतिबिंब किसके द्वारा सबसे प्रथम बार बताया गया था, तो प्रेस को जनता का प्रतिबिंब सबसे प्रथम बार किसके द्वारा बताया गया था, तो जो है जेम्स साल्क बर्किंघम। याद रहेगा क्या नाम है इसका, तो साल्क बर्किंघम। तो इनके द्वारा सबसे प्रथम बार यह बताया गया कि देखिए जो प्रेस होता है, या प्रेस जनता का प्रतिबिंब होता है, जनता के लिए जो होता है, ये छापा जाता है सरकार का। इन्होंने सबसे प्रथम बार यहाँ पर इनके द्वारा भी आलोचना शुरू किया गया, और इनके द्वारा पत्रकारिता की नई पहचान दिया गया, पत्रकारिता की नई पहचान दी गई। इनके द्वारा सरकार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया, सरकार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया। और अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, इन्होंने ये बताया कि देखो कोई भी जो सरकार है वो जनता के लिए कार्य करनी चाहिए। फिर इन्होंने सरकार का जो शोषणमूलक नीतियां थी, उन नीतियों के बारे में छापना शुरू कर दिया, और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। जब इनके द्वारा जागरूक करना शुरू किया जा रहा था, आलोचना किया जा रहा था, उस समय कौन सा है,
1818 का। और इस समय अगर देखा जाए तो बंगाल का जो जनरल थे, दो लोगों का नाम आता है, एक कौन सा, लॉर्ड हेस्टिंगस, कौन सा है, हेस्टिंगस। और दूसरा अगर देखा जाए तो एक जो थे जॉन एडम्स। इन दोनों को इन्होंने इतना ज्यादा आलोचना करना शुरू कर दिया कि जनता सरकार की शोषणमूलक नीतियों के प्रति जागरूक होने लगी। और यही रीजन रहा कि ये दोनों के दोनों जो है संकट में पड़ गए। और संकट में पड़ गए तो यही रीजन रहा कि जेम्स जो बर्किंघम है, बर्किंघम बर्किंघम है, इनको बोले कि भाई साहब भारत में आपका कोई काम नहीं है। और 1823 में इन लोगों के द्वारा इनको क्या कर दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। बर्किंघम को इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटेन में भेज दिया कि आप ब्रिटेन जा सकते हो, यहां पर भारत में आपका कोई भी कार्य नहीं है। इनको यहां से भारत से वापस भेज दिया गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया। अब हम लोग भारतीय एक महान व्यक्ति के बारे में हम लोग देख ले, और वो व्यक्ति कौन से हैं, राजा राम मोहन राय। कौन से हैं, राजा राम मोहन राय। अगर हम लोग राजा राम मोहन राय को देखें तो हमें पता है कि भारतीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, तो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। और इनके द्वारा दो पत्रों को छापा गया, सबसे प्रथम 1821 में, और दूसरा पत्र अगर देखा जाए तो 1822 में। ठीक है, जो 1821 में छापा गया था, जो पत्र था, ये समाचार पत्र था, उसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी, कौमुदी, ये इसका नाम होता है। क्योंकि राजा राम मोहन राय रहते कहां पे थे, बंगाल में। यही रीजन है कि इसका भाषा कौन सा होगा, तो यह बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में, तो बंगाली भाषा में। और इसी पत्र में सबसे प्रथम बार सती प्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया गया था, सती प्रथा को समाप्त करने पर फोकस दिया गया था। कौन सा, संवाद कौमुदी में। और 1822 ईस्वी में बंगाली भाषा में हो गए, इसके द्वारा बंगालियों को जागरूक किया गया। लेकिन इन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार से मुस्लिमों को भी जागरूक किया जा सके, और इसके लिए इन्होंने फारसी भाषा में एक समाचार पत्र चलवाया, और वह कौन सा है, मिरात उल अखबार। कौन सा है, मिरात उल अखबार, इनके द्वारा चलाया गया। और यह कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में है, यह फारसी भाषा में चलाया गया था। क्या आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को भी, ये सब मुझे पता है। और ये जितने भी कलेक्शन करके लाया हूं ना, अलग अलग किताबों में, ये सारे के सारे फैक्ट्स में कलेक्शन करके लाया हूं। 3-4 किताबों को पढ़ने के बाद और लिखने के बाद ये सारे के सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं आप लोगों को। किसी भी एक किताब में ये जितने भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाऊंगा, ये नहीं मिल पाएगा, नहीं अभी तक नहीं भावना। चलिए आगे देखिएगा, बहुत आएगा। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे की क्लास होगी प्रेस वाली, और 4-5 घंटे की क्लास में प्रेस वाले आप लोग का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए, अंग्रेजी भाषा में अगर हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मा क्रॉनिकल मैगजीन इनके द्वारा निकाला गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है। इन्होंने इसी के द्वारा सामाजिक और धार्मिक विचारों के विरोध में ये सभी के सभी पत्रों को निकलवाए थे राजा राम मोहन राय। किसके लिए, तो सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के विरोध में। देखिए शुरू में अगर देखा जाए ना, तो जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उसके प्रति राजा राम मोहन राय के द्वारा यह पेपर निकाला जा रहा था। अंग्रेजों की आलोचना भी नहीं कर रहे थे, और अंग्रेजों की आलोचना इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पे आप देखेंगे राजा राम मोहन राय कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। और यही रीजन है कि अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने के कारण उनको अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही थी वो उनको अच्छा लग रहा था। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक जो कुरीतियां थी उनके विरोध में यह अपनी पूरी लाइफ लड़ते रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने नहीं लड़ा था। इसी समय एक व्यक्ति का नाम और है जिन्होंने समाचार चंद्रिका निकाला। कौन सा, समाचार चंद्रिका। अगर समाचार चंद्रिका के बारे में देखा जाए तो यह निकालने वाले कौन से हैं, भवानी चरण, क्या नाम है इनका, भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा निकाला गया। चूंकि ये कलकत्ता से थे, यही रीजन है मैक्सिमम आप समाचार पत्रों को देखोगे, मैक्सिमम आप लोग समाचार पत्रों को देखोगे तो कलकत्ता से ही प्रकाशित किए गए हैं। यह भी समाचार पत्र कहां से किया गया है, तो कलकत्ता से ही प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। और यह समाचार पत्र कब किया गया था, तो यह किया गया था 1822 में। कब प्रकाशित किया गया था, 1822 से। यही पर एक और है जिनका नाम क्या है, फदुन जी। ये कहां पर थे, यह बंबई में थे, बंबई में। तो फदुन जी के द्वारा 1822 में दैनिक बंबई समाचार पत्र निकाला गया। कौन सा पत्र, दैनिक बंबई समाचार पत्र, इनके द्वारा निकाला गया। लेकिन ये जो समाचार पत्र निकाला गया था ना, यह कौन से भाषा में था, यह भाषा था गुजराती भाषा में। कौन से भाषा में निकाला गया था इस समाचार पत्र को, तो गुजराती भाषा में दैनिक समाचार पत्र निकाला गया था। और किसके द्वारा, फदुन जी के द्वारा निकाला गया था। और कहां पर निकाला गया था, बंबई में। अभी भावना और जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं, अभी तो मैंने शुरुआत किया है ना, आप आगे देखते चलिएगा, हर एक पेपर के बारे में और हर एक पॉइंट्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, भारत में शिक्षा का विकास है इसमें, वो मैं एक बार क्लास स्टार्ट कंप्लीट होने दीजिए और आप खुद देखोगे कि आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स या क्वेश्चन है वो सारे के सारे डाउट्स या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी जो पॉइंट्स नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, 1823 में अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, तो 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन। अब देखिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन क्या था, तो समाचार पत्र को निकालने से पहले आपको 500 या 1000 रुपए, 500 और 5000 तक का आपको लाइसेंस लेने के लिए मनी जमा करना। ये बात हो रही है 1823 की, और 1823 में 500 रुपए का भी बहुत ज्यादा वैल्यू था। प्लस में आपको ये करना था कि जो समाचार पत्र के संपादक होते थे, जो मुद्रक होते थे, और आपको इसका नामकरण, स्थान, ये सारी की सारी चीजें पहले ही बताना होता था। सरकार की आलोचना, यानी कि समाचार पत्र प्रकाशित करने से पहले एक उसका पत्र जो है सरकार के पास भेजना होता था, उसका मतलब सरकार को देखने के लिए, ताकि उसमें सरकार के प्रति आलोचना तो नहीं है। अगर सरकार का आलोचना होता तो आपने जो राशि जमा किया हुआ है उस राशि को जब्त कर लिया जाता था। और दूसरी बार अगर करना है तो 5000 और 10000 था। अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है आज, हाँ जी, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, चलिए। तो लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन था, यह भारतीय समाचार पत्रों के लिए काफी ज्यादा प्रभाव, मतलब कि एक प्रकार से दुष्प्रभावी रहा। और यही रीजन होता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1823 ईस्वी में जो यह लाइसेंसिंग रेगुलेशन था, इसके खिलाफ
इसके खिलाफ राजा राम मोहन कहां पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो यही थे ना, अंग्रेज ही तो थे ना, और अंग्रेज अधिकारी थे, तो अपने खिलाफ वालों के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन हुआ है, तो क्यों इनकी बातों को मानेंगे? इनकी बातों को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। फिर हम लोग यह देखते हैं 1830 में, कब? 1830 ईस्वी में एक बंगदूत खोला गया, पत्रकारिता थी बंगदूत, और बंगदूत के का संपादक अगर आप लोग यानी कि इसके संपादन के बारे में पूछा जाए तो तीन लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें पाए जाते हैं, और वह कौन कौन से हैं? इसमें है द्वारिका नाथ टैगोर। कौन से हैं? द्वारिका नाथ टैगोर। दूसरे व्यक्ति को देखा जाए तो राजा राम मोहन राय, और तीसरे व्यक्ति को देखा जाए तो प्रसन्न कुमार टैगोर। या तीनों ने मिलकर बंगदूत का संपादन किया था। तो कभी भी पूछा जाए, बंगाल में ही किया गया था, तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि बंगदूत का संपादन किसके द्वारा किया गया था, इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, द्वारिका नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और प्रसन्न कुमार टैगोर, इन तीनों का क्या है? नाम प्रमुख आता है। फिर अगर देखा जाए 1831 में, 1831 ईस्वी में गुजराती भाषा में कौन सा? जामे जमशेद। ठीक है, कौन सा है ये? जामे जमशेद। तो गुजराती भाषा में जामे जमशेद जो होता है, जमशेद एक समाचार पत्र को संपादन किया गया। कौन सा है? गुजराती भाषा में। और किसके द्वारा संपादित किया गया था? उनका नाम क्या था? पीएस मोतीवाला। क्या नाम था? पीएस मोतीवाला। तो जामे जमशेद का किया गया था। यहीं पर देखा जाए आगे 1851 ईस्वी में देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे प्रथम बार गुजराती भाषा में दादा भाई नौरोजी ने कौन सा? रास्ते गोफगार, है ना, रास्ते गोफगार जो होता है गोफगार, यह किस कौन से भाषा में? तो यह भी किया गया था गुजराती भाषा में। और किसके द्वारा इसका संपादन किया गया था? तो वह कौन से होते हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन से? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में देखा जाए तो हिंदू हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, यह किसके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया? यह समाचार पत्र निकाला गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदू पैट्रियाट, यह निकाला गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। और यही है हिंदू पैट्रियाट को ही 1861 में, कब? 1861 में, 1861 में जो विद्यासागर जी थे, विद्यासागर जी ने इसको क्या कर लिया? खरीद लिया। इसको क्या कर लिया? खरीद लिया। और इस समय 1861 में देखा जाए तो पहले यानी कि इसके जो है यानी कि संवाददाता कौन हुआ करते थे? संवाददाता कौन होते थे? इसके संवाददाता थे लंदन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जब विद्यासागर के द्वारा इनको खरीदा गया तो विद्यासागर ने इनको खरीदने के बाद अब इनका संवाददाता किसको बना दिया? यानी कि संवादक किसको बना दिया? इन्होंने संवादक जो बनाया था उसका नाम क्या था? क्रिस्टोफर दासपाल। क्या नाम था? क्रिस्टोफर दासपाल। अगर क्रिस्टोफर दासपाल के बारे में एक नाम आप लोगों को बता दें जो पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको बोला जाता है? तो क्रिस्टोफर दासपाल को कहा जाता है। और शायद अब आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टोफर दासपाल जो थे वो हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संवादक रहे हैं। किसके? तो हिंदू समाचार पत्र के संवादक रहे हैं, यही आपके क्रिस्टोफर दास। चलिए, किसी को यहां तक डाउट है क्या? कोई भी? अगर हम लोग 1857 की क्रांति के बाद हम लोग एक बार देख लें, क्योंकि 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई एक क्रांति थी। अपने अपने क्षेत्रों के लिए ही लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। तो 1857 के बाद समाचार पत्र, तो 1857 के बाद का इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो समाचार पत्रों पर देखा जाए तो अंग्रेजों को यह बात समझ में आ चुका था कि जो समाचार पत्र है ये कहीं ना कहीं अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो इसका प्रभाव जनता पर एक बड़े रूप में पड़ता है। और यही रीजन हुआ कि क्रांति के बाद अब यहां पर बहुत बड़े रूप में समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगाने का जो छापता है उसका संवादक, हाँ, एक बहुत बड़े रूप में, आवाज फंस रहा है क्या किसी को भी? एक बहुत बड़े रूप में देखा जाए तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की क्रिया यहां पर क्या है? शुरुआत हो जा रही है। और यही से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी समाचार पत्रों की शुरुआत हो रहा है। कौन से? अंग्रेजी समाचार पत्र। अंग्रेजी समाचार पत्र कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसकी तारीफ लोगों के सामने रखना चाह रहे थे। और इसके लिए कौन कौन से पत्र, जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, आप लोग पढ़ते हैं ना, यूपीएससी के लिए भी काफी अच्छा है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत कब किया जा रहा है? 1862 ईस्वी में कर दिया जा रहा है। यहीं पर देखा जाए कलकत्ता में इंग्लिशमैन, कौन सा? इंग्लिशमैन एक प्रकार से रूढ़िवादी विचारधारा था। ये इसका कहां पर छापा गया था? कलकत्ता में ही। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यह रूढ़िवादी कभी थोड़ा अच्छा रूढ़िवादी विचारधारा से यह क्या था? संबंधित था इंग्लिशमैन। इसी के आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रीडम नहीं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, यह कलकत्ता में इसको भी छापा गया, कलकत्ता में। और यह भी किससे था? तो यह भी आपके उदारवादी से संबंधित था। किससे था? उदारवादी से। और हाँ, और अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेटस मैन, यह भी इंग्लिश से पत्र था और इसको भी छापा गया था 1878 ईस्वी में। और यह भी किससे था? तो उदारवादी। किससे था? उदारवादी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है ना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इंग्लिश पत्रकारिता में अगर हम लोग देखते हैं पायनियर, कौन सा? पायनियर ये कहां पे छापा जा रहा है? इलाहाबाद में, ठीक है ना, इलाहाबाद में। और यह एक ऐसा समाचार पत्र था जिसमें भारतीयों की आलोचना की गई। इसकी भारतीयों की आलोचना इसमें की गई। तो यह ऐसा है जिसमें भारतीयों की आलोचना क्या किया जाने लगा था। यहीं पर देखा जाए एक और अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसका नाम क्या है? मद्रास मेल।
क्या नाम है? मद्रास मेल। या कहां से मद्रास मेल अगर नाम ही है तो छापा कहां से जाएगा? मद्रास से ही छापा जाएगा। और यह किसके द्वारा मिलाकर छापा जा रहा है? भू स्वामियों के द्वारा, या हम यह कह सकते हैं जमींदारों के लिए। अब आप अपने से सोचो, जो भूस्वामी थे या जो जमींदार थे, या किसके सपोर्टर थे भारत में? क्या भारतीयों के सपोर्टर थे या ब्रिटिश के सपोर्टर थे? तो आप लोगों ने अगर मेरी मेंस वाली क्लास की हुई है अच्छे तरीके से, हाँ ब्रिटिशर्स से, वेरी गुड जी, तो आप सभी को पता है कि अगर यह ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे जमींदार, तो इन लोगों के द्वारा जिसका संपादन अगर किया जा रहा है, तो इसमें अंग्रेजों की तारीफ होगी, भारतीयों की आलोचना होगी, भारतीय पत्रों की जो आलोचना की जाएगी। ये मद्रास मेल यहां से 1857 के बाद देखा गया, ठीक है। तो एक बहुत बड़े रेंज में इंग्लिश पत्रकारिता समाचार पत्र चलने लगे थे भारतीयों के खिलाफ। यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिविल और मिलिट्री गजट, मिलिट्री गजट समाचार पत्र चलाया गया। और यह कहां से शुरुआत किया गया था? लाहौर से। कहां से शुरुआत किया गया था? लाहौर में इसकी शुरुआत किया गया था। और यह भी लाहौर में, देखिए सिविल और मिलिट्री गजट, यह भी किसका सपोर्ट करेंगे? ब्रिटिश सरकार का। यह क्या कर रहे थे? ब्रिटिश सरकार का हम कह सकते हैं या समर्थक थे, यानी कि ब्रिटिशर्स से ये क्या थे? समर्थक थे। ये टोटल हम लोगों ने क्या देखा? अंग्रेजी समाचार पत्रों के बारे में देखा। किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अंग्रेजी समाचार पत्रों का। अब अगर वो 1857 के बाद सेकंड में देखते हैं, यहां पर हम लोग को क्या है? हिंदी, हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में, भाषाओं में जिन समाचार पत्रों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, इसमें सबसे प्रथम अगर हम लोग नाम देखते हैं तो सोम प्रकाश का नाम आता है। कौन सा समाचार पत्र था? तो सोम प्रकाश। कौन सा है? सोम प्रकाश है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, सबसे पुरानी और सबसे लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ जी भैया, अगर हम लोग सोम प्रकाश के बारे में देखें, यह किसके द्वारा छापा गया था? यह छापा गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको छापा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को छापा गया था। और यह कब? तो 1859 में। कब? 1859 में। और इसमें जो नील आंदोलन हुआ था ना, अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती आपको करनी ही करनी है, ये किसानों के हित के लिए, यह जो होता है किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा नील आंदोलन के बारे में बताया जाता था कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा है, ये सारी चीजें बताई जाती थी। और यही सोम प्रकाश है इतना ज्यादा लोगों में, क्योंकि यह प्रथम बार कृषकों से जुड़े हुए आंदोलन को दिखा रहा था और हिंदी भाषी था, तो यही रीजन रहा कि, ठीक है, तो यही रीजन रहा कि इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा यह फेमस हो गया कि इसी के खिलाफ, समझिए यहां पर मेन पॉइंट, इसी के खिलाफ अंग्रेजों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, इसके खिलाफ, ठीक है। तो जो सबसे प्रथम बार जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, कुलर प्रेस एक्ट एक प्रकार से काला कानून था प्रेसों के लिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके विरोध में आया था? अगर आप सभी से पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं सोम प्रकाश के, है ना। समाचार जो पत्र सोम प्रकाश है, इसके विरोध में आया हुआ था। शायद अब आप लोगों को सोम प्रकाश समझ में आ गया। और हम लोग वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ना, वह समाचार पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंधों के क्लास में हम देखेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग उसी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग यह देखते हैं एक और न्यूज़पेपर के बारे में जो काफी ज्यादा फेमस है। आप लोग जब बिपिन चंद्र की किताब को पढ़ोगे तो उसमें समाचार पत्रों का इतिहास एक बार जरूर आपको पढ़ना, क्योंकि उसमें भी काफी अच्छा कहानी के द्वारा दिया गया है। और वह पत्र कौन सा रहता है? अमृत बाजार पत्रिका। कितने बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, एक बार बताओ तो? पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, काफी फेमस ये भी रहा। और यह कब? 1868 में। कब? 1868 में। अब देखिए, जो अमृत बाजार होता है पत्रिका है ना, तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, इस प्रेस एक्ट में अब ये कह दिया गया था, क्योंकि हम लोगों ने यह देखा कि जो सोम प्रकाश जो हिंदी भाषा का प्रथम या हिंदी भाषा क्षेत्र में जो समाचार पत्र निकाला गया था, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। तो अंग्रेजों को यह लग गया कि हिंदी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में जो समाचार पत्र लिखा जाता है, तो यह कहीं ना कहीं लोगों को, सरकार की आलोचनाओं को करने पे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कह दिया गया कि अब आपको हिंदी भाषा में तो लिखना ही नहीं है, कोई भी समाचार पत्र नहीं होना चाहिए। और यही रीजन रहा कि अमृत बाजार जो हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, इसको जब पता लगा, अंग्रेजों को जब पता लगा कि यह हिंदी भाषा में छापती है, तो इसके जो है दूसरे दिन इस पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज जाने वाले थे। यह बात जब शिशिर कुमार घोष को पता लगा, इसका ये किसके द्वारा निकाला जा रहा था? ये निकाला जा रहा था शिशिर कुमार घोष। किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष को जब यह बात पता लगा कि अंग्रेज अमृता बाजार पत्रिका को बंद करवाने के लिए आ रहे हैं, या अब उस पर आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा अब मुकदमा चलेगा, यही एक ऐसा न्यूज जो समाचार पत्र एजेंसी है जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, रातों रात अगर देखा जाए, इसने अपने आप को इंग्लिश में चेंज कर लिया। यानी कि हम लिख सकते हैं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, आप लोग साथ में नोट्स लिख रहे हैं ना, से बचने के लिए इसने अपने आप को क्या कर लिया? इंग्लिश में लॉन्च किया, ठीक है। और 1891 में यही अमृत बाजार जो पत्रिका है, कितने पेज छोड़ दीजिए सानिया, इस 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, 2 पेज छोड़ दीजिएगा। 1891 में देखा जाए तो यह क्या हो गया? दैनिक में क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा और आगे कौन कौन सी पत्रिका आती है। हिंदू एक पत्रिका जो होता है, खोला जाता है वीर मध्वाचारी से, वीर रघुवाचारी। तो वीर रघुवाचारी के द्वारा हिंदू पत्रकारिता समाचार पत्र का शुरुआत किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कहां से किया गया? मद्रास से किया गया। और कब किया गया? 1778 में किया गया। कब किया गया? 1778 में। फिर आगे हम लोग देखते हैं जोगिंदर नाथ बोस। अगर जोगिंदर नाथ बोस कौन से होते हैं? बंगाली हैं। और यही रीजन है कि इनके द्वारा बंगभाषी समाचार पत्र निकाला गया। कब निकाला गया? 1881 में। कब निकाला गया? 1881 में। तो बंगभाषी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा। हाँ, 3 पेज। तो जोगिंदर 3 पेज छोड़ लीजिएगा अभी अगर आप ज्वाइन किए हैं तो जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा बंगभाषी 1881 ईस्वी में निकाला गया था। देवेंद्र नाथ, ठीक है। इंडियन मिरर एक समाचार एजेंसी निकाला गया। कौन सा? इंडियन मिरर।
इंडियन मिरर अगर देखा जाए तो कब निकाला गया? 1861 में। इसको दैनिक कर दिया गया था और किसके द्वारा निकाला गया था? यह निकाला गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे चलकर इन्हीं के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ही मदन मोहन घोष, मदन मोहन घोष और इन्हीं के साथ केशव चंद्र सेन मिल गए और इंडियन मिरर का संपादन करने लगे लोग। केशव चंद्र सेन, ठीक है। इन सभी लोगों के द्वारा मिलाकर कौन सा? इंडियन मिरर किताब को, समाचार एजेंसी को लिखा गया। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखूं, जो केशव चंद्र सेन थे, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा एक अलग पत्र समाचार एजेंसी खोला गया था और वह कौन सा था? सुलभ समाचार पत्र। किसके द्वारा निकाला जा रहा था? केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला जा रहा था। सुलभ समाचार पत्र निकाला जा रहा था। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं मुंबई में, कब? तो मुंबई में 1881 में, मुंबई में 1881 ईस्वी में दो समाचार पत्रों को निकाला गया। एक आपका था मराठा पत्रिका, कौन सी है? मराठा पत्रिका, और एक दूसरी तरफ केसरी पत्रिका। शायद ये केसरी पत्रिका जो मैंने आप लोगों को लिखा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको निकालने वाले कौन से रहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन समझिएगा इसके पीछे क्या है। ये जो मराठा पत्रिका निकाला गया था, यह कौन सी भाषा में निकाला जा रहा था? यह अंग्रेजी भाषा में निकाला जा रहा था। और किसके द्वारा इसका संपादन किया गया था? यह किया गया था अगरकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अगरकर के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग एक बार दो बार देखते रहोगे ना तो याद होते जाएगा और बहुत मजा आएगा। ये सारी चीजें आप लोग जब पढ़ रहे हो ना, इसके बाद हम लोग जस्ट किस पे चल रहे हैं कि समाचार एजेंसियों पर लगने वाले प्रतिबंधों पे हम लोग चलेंगे। और समाचार एजेंसियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को जब आप लोग देखोगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से एजेंसियों पे प्रतिबंध लगा था। तो मराठा पत्रिका किसमें नाम क्या है? मराठा पत्रिका, लेकिन यह निकल किसमें रहा था? अंग्रेजी भाषा में निकाला जा रहा था। और किसके द्वारा निकाला जा रहा था? अगरकर के द्वारा। वहीं पे हम लोग देखते हैं केसरी पत्रिका जो है, यह केसरी पत्रिका कौन से भाषा में था? यह मराठी भाषा में था। कौन से? मराठी भाषा में था। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था? इसकी शुरुआत किया गया था केलकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? केलकर के द्वारा किया गया था। और आगे चलकर मतलब केलकर से जो होता है जिम्मेदारी लेकर इसका कार्यभार किसने ले लिया? तिलक जी ने। ठीक है ना। आगे चलकर इसका कार्यभार किसके द्वारा ले लिया गया, या किसने इसका कार्यभार ले लिया? तो किसने ले लिया? तो तिलक जी ने ले लिया। समझ में आ गया यहां तक? किसी के मन में कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन पूछ लो। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ये सब फैक्ट्स है जो आपके जैसे अभी बीपीएससी का पेपर होने वाला है या एमपीपीएससी का राजस्थान का, उसमें भी पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। और कभी कभी आपके आईएएस जो है वो इस प्रकार से मैचिंग देकर मैच करने के लिए पूछ लेता है। तो सबके लिए जरूरी होगा जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, जो महादेव गोविंद रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है ना, इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था उसका नाम क्या था? इंदु प्रकाश। याद रखिएगा, इंदु प्रकाश किसके द्वारा निकाला गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा निकाला गया था। क्योंकि ऐसे ऐसे जो फेमस रहे हैं, हाँ, जो फेमस रहे हैं, तो फेमस वालों में इस तरीके से पूछ देता है। तो इंदु प्रकाश जो निकाला गया था वो किसके द्वारा निकाला गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा निकाला गया था। और कब निकाला गया था? 1862 में। कब? तो 1862 में निकाला गया था। वहीं पे हम लोग देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन से? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर हम लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी को देखें तो इनके द्वारा बंगाली पत्रिका निकाला गया। कौन सी? बंगाली, यह पत्रिका निकाला गया। और यह पत्रिका कब निकाला गया था? 1889 में, 79 में। और कौन सी भाषा में निकाला गया? नाम तो क्या है? बंगाली, लेकिन भाषा कौन सा रहा? नमस्कार जी, शर्मा जी। तो भाषा कौन सा रहा? तो इंग्लिश भाषा रहा। ठीक है, यहीं पर देखा जाए यह काफी ज्यादा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। इनका नाम और इनका पत्रिका, इनका समाचार पत्र को आप लोग याद रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त। कौन से? बाल मुकुंद गुप्त। अगर हम लोग बाल मुकुंद गुप्त को देखें तो इनके द्वारा जो पत्र निकाला गया वह पत्र कौन सा है? भारत मित्र। कौन सा है? भारत मित्र है। और भारत मित्र चूंकि साप्ताहिक समाचार पत्र था, इस समय मैक्सिमम अगर देखा जाए ना तो साप्ताहिक ही निकाली जाती थी। और यह कौन से भाषा में था? यह भाषा है बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में था? तो बंगाली भाषा में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था वह समाचार पत्र कौन सा है? भारत मित्र है। कौन सा है? भारत मित्र है। फिर हम लोग आगे देखते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और दूसरा कौन से है इन्हीं के साथ मिलकर? नारायण प्रताप मिश्र। कौन से हैं? नारायण प्रताप मिश्र। इन लोगों ने मिलकर एक समाचार पत्र निकाला और वह समाचार पत्र का नाम क्या रहा? हिंदुस्तान। देखिए, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। तो कभी भी पूछा जाए, क्योंकि मदन मोहन मालवीय इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यह फेमस बन सकता है कि हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय और नारायण प्रताप मिश्र, इन दोनों के द्वारा मिलाकर निकाला गया था। इतना आप याद रहेगा ना, क्योंकि यह नाम मदन मोहन मालवीय काफी फेमस। मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान, याद रखिएगा, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे देखें तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारत तेंदु हरिश्चंद्र, आप लोग बताइए तो इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो कवि वचन सुधा, इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था वह कौन सा है? कवि वचन सुधा। यह भी काफी ज्यादा फेमस रहा। यह कब निकाला गया? तो 1867 में निकाला गया। और यह किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो यह एक प्रकार से मासिक समाचार पत्र था। यह एक प्रकार से मासिक समाचार पत्र था। और यही जो कवि वचन सुधा है, इसको आगे चलकर हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से निकाला जाने लगा। और कब? 1872 में। और इसका नाम क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्र मैगजीन। समझ लीजिए इस लाइन को। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि भारतचंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा एक मासिक समाचार पत्र निकाला गया। कब? 1867 में, 1867 में यह निकाला गया। और उसका नाम क्या रहा? कवि वचन सुधा इसका नाम होता है। और आगे 1872 में यही कवि वचन जो सुधा नाम से है, इसका नाम क्या कर दिया जाता है? हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से इसको निकाला जाने लगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि हिंदी भाषा का सबसे प्रथम, समझिएगा, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र,
ठीक है ना। हिंदी भाषा का सबसे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि हिंदी भाषा का सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सा, ठीक है, जिसको जिसको लिखा गया था। मैं एक क्लू आप लोगों के लिए दे देता हूं, 30 मई 1826 को सोमप्रकाश जी प्रकाशित किया गया था। तो ये कुछ समाचार पत्रों का क्या था, इतिहास था। उम्मीद करूंगा ये इतिहास में बहुत सारे समाचार पत्र है। अब मैं एक लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आप लोगों को सभी के सभी समाचार पत्रों का लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन अब हमें जो यहां समझना है, अब हमें ये भी समझना है कि जो समाचार पत्रों की एजेंसियां थी, उन एजेंसियों पे, हाँ आज ही मैं दे दूंगा, उन एजेंसियों पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की क्रिया की शुरुआत होता है, उन एजेंसियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को भी हम लोग देखेंगे। आप लोग अब हेडिंग डालिएगा, न्यूज एजेंसियां, अर्थात अर्थात समाचार एजेंसियां। कौन सा, समाचार एजेंसियां। कौन सा है, समाचार एजेंसियां। अगर हम लोग समाचार एजेंसियों को देखते हैं, अगर हम लोग समाचार एजेंसियों को देखते हैं तो 1935 तक, अगर यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो 1935 तक कितने, चार समाचार एजेंसियों का, चार समाचार एजेंसी की स्थापना की गई थी। आप पे 5 पे छोड़ दीजिएगा सानिया। अच्छा एजेंसी, अच्छा अभी ज्वाइन हुई है ना, तो इसलिए 5 पे छोड़िएगा। 1935 तक जो ब्रिटिश के द्वारा एजेंसियों की स्थापना, ध्यान से, मैं थोड़ा शुरू में कराऊंगा इसको, लेकिन ध्यान से समझना। 1935 तक जो ब्रिटिश के द्वारा समाचार एजेंसियों का स्थापना किया गया था, समाचार एजेंसियों का गठन हुआ था, वह चार समाचार एजेंसियां थी। सबसे पहला तो कौन सी थी, राइटर, क्या नाम था इसका, राइटर नाम था, जिसका गठन कब किया गया था, 1860 में किया गया था। दूसरा जो था वो एसोसिएट प्रेस, क्या नाम था इसका, एसोसिएट एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, क्या नाम है, प्रेस ऑफ इंडिया। तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया था, और इसका गठन कब किया गया था, 1905 में। और इसके बारे में एक और लाइन जो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए जरूरी है, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया जो है, या प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय, गुड मॉर्निंग जी, प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी कौन सी है, समाचार पत्र एजेंसी, तो सबसे प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी कौन सी है, एसोसिएट ऑफ प्रेस इंडिया है, ठीक है ना, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया है। तीसरा अगर हम लोग नाम देखते हैं, तो तीसरा नाम हम लोग को कौन सा मिलता है, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। कौन सा है, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, और इसका गठन ब्रिटिश के द्वारा कब किया गया था, 1927 में किया गया था। और चौथा जो एजेंसी है, वह एजेंसी कौन सी है, यूनाइटेड 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 प्रेस ऑफ इंडिया। कौन सा है, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, 1934 में। समझिए मैं क्या बता रहा हूं, टेलीग्राम आप वहां पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे हिस्ट्री ऑप्शनल बाय प्रदीप सर तो मिल जाएगा। याद देखिए 1935 तक कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में टोटल कितनी समाचार एजेंसियों की स्थापना किया गया था, तो 1935 तक भारत में मुख्यतः 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना किया गया था। एक का नाम क्या था, राइटर, दूसरे का एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, तीसरे का फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, और चौथा कौन सा था, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। और इनमें से जो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया था ना, यह क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार दे चुका है, इसलिए यूपीएससी अब इसको नहीं पूछ सकता। लेकिन हाँ, स्टेट पीसीएस वाले इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे कि प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे कि प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया थी। और उसका गठन भी आप लोग याद कर लोगे, कैसे याद करोगे, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी के आधार पर आप लोग इसका नाम याद कर सकते हो कि प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी का गठन किया गया था। आ गया, यहां पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, हेडिंग ये डाल लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्लास में, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब यहां से आप लोग नहीं रहेंगे, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, और आज की क्लास में ही मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप लोग साथ में जुड़े रहे तो यह क्लास आधुनिक भारत की क्लास में एक दिन में 2 3 5 क्लास लेकर मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं प्रेस के विरुद्ध जो होता है, क्यों प्रतिबंध लगने की क्रिया हुआ, किस प्रकार से प्रतिबंध लग रहा है, कि प्रेस, ये जो प्रेस के विरुद्ध लगने लगा, रीजन ये था कि जो समाचार पत्र एजेंसियों का गठन मैंने बताया है, यह कभी-कभी क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, इसका यह समाचार पत्र एजेंसियां निकल रही थी। और यह समाचार पत्र एजेंसियां कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सत्ता था, उस ब्रिटिश सत्ता की बुराइयां कर रही थी, उस ब्रिटिश सत्ता की आलोचना कर रही थी। और आलोचना के कारण अब ब्रिटिश को यह लगने लगा था कि कहीं फिर 1857 की तरह विद्रोह ना हो जाए। और उनकी विद्रोह होने से उनको डर ये इस चीज का था कि उस विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन इतना भयंकर विद्रोह था कि उसी विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से समाप्त भी हो गई थी, यह हमें पता है, और ब्रिटिश क्राउन का हाथ आ चुका था। तो अब डर इस बात का भी था कि अब अगर विद्रोह हो रहा है तो क्या पता भारत से उनका नामो निशान क्या हो जाए, मिट जाए। और यही रीजन था इन लोगों के द्वारा अब धीरे धीरे अपने नियंत्रण में स्थापित करने के लिए इनके द्वारा प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए जाने की क्रिया की क्या कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया। इसकी शुरुआत सबसे प्रथम कब होता है, याद कर लेना कि सबसे प्रथम बार इसकी शुरुआत हो जा रहा है 1999 में, समझते चलिएगा। 1999 में सबसे प्रथम बार प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध की शुरुआत होती है, और इसके लिए एक सेंसरशिप एक्ट लाया जाता है। कौन सा, सेंसरशिप एक्ट लाया गया। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं समाचार, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है, समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम। इसीलिए मैंने इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश में यही जो प्रत्यक्षण अधिनियम है ना, इसको क्या बोला जाता है, सेंसरशिप एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1799 मेरे भाई दीप्ति बहन, 1799 भाई मुंह से निकल गया, 1799 में लाया गया। सेंसरशिप एक्ट लाया जाता है, जिसको क्या बोला गया, प्रत्यक्षण अधिनियम बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यक्षण अधिनियम, और इसे ही बोला जाता है प्रेस नियंत्रण अधिनियम। सबसे प्रथम बार जो प्रेस के लिए नियंत्रण अधिनियम लाया गया था, ठीक है, नियंत्रण करने का अधिनियम लाया गया था, वह नियंत्रण करने का अधिनियम कब लाया गया था, 1799 ईस्वी में, ठीक है, 1799 ईस्वी में। और इस समय 1799 में अगर बंगाल का गवर्नर जनरल देखा जाए तो 1799 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन सा होता है, सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि मेरे द्वारा यह टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है। कौन सा है, आप लोग याद रखो, इसके द्वारा आपका आंग्ल मैसूर 4th युद्ध जो हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था, वेलेजली
विलेजली। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए, याद रखिए यहां पर आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए कि भारत में प्रेस के विरुद्ध, समझिए क्या पूछा जाएगा, भारत में प्रेस के विरुद्ध सबसे प्रथम प्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1799 में किसके द्वारा लगाया गया, तो लॉर्ड बेलीजेली के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया, लॉर्ड बेलीजेली के द्वारा। अब हमें यह भी समझना है कि जो सेंसरशिप एक्ट था, इस सेंसरशिप एक्ट में कौन सी बातें कही गई थी, ठीक है। सेंसरशिप एक्ट में कौन कौन सी बातें कही गई थी, हिंदी में क्या नाम है इसका, पत्रेक्षण। क्या नाम है, पत्रेक्षण अधिनियम। अधिनियम, क्योंकि हम जब तक इस बात को नहीं जानेंगे कि यह लॉर्ड बेलीजेली के द्वारा जो प्रेस नियंत्रण अधिनियम लाया गया था, न्यू ज्वाइन किया तनुजी, कोई बात नहीं है, यहां से आप जरूर क्लास देखिएगा। जो भी बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, अभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट इस बात का होगा कि आप जहां से ज्वाइन किए हो ना, वहीं से आप देखो, लेकिन लिखना शुरू करना, नोट्स अपना जरूर बनाना, ठीक है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप देखोगे कि आप लोगों के द्वारा मतलब ये सही तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। पीपीटी से पढ़ना छोड़ दो, तेरा पीपीटी से द्वारा आपका टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। बात जान लेना, आप खुद देखना, इतनी क्लासेज आपको कर रहे हो पीपीटी के द्वारा, कितना परसेंट आप लोगों को याद हुआ है ये आप बता देना। एक बार सोचना इस बात पे कि कितने प्रतिशत आप लोगों के द्वारा याद किया गया है, तो आप लोग पाओगे कि बहुत कम है, ठीक है। ये क्लास अभी 1 घंटा है, आप लोगों को टाइमिंग शो कर रहा होगा। सेंसरशिप एक्ट यानी कि पत्रेक्षण अधिनियम। अब देखिए सेंसरशिप एक्ट जो लाया गया था ना, इसमें यह कहा गया था कि एक सेंसर कमेटी बैठेगी, अर्थात यहां पर यह कहा गया एक कमेटी का क्या होगा, बैठक होगा। एक कमेटी क्या होगी, बैठेगी, और यह कमेटी क्या करेगी, देखिए एक एक पॉइंट को मैं लिखूंगा, हाँ पीपीटी से नोट्स भी नहीं बनते हैं, एक एक पॉइंट में लिखूंगा कि इस अधिनियम के द्वारा यानी कि इनके द्वारा यह कहा गया कि जो यह एक्ट है, इस एक्ट में अगर कोई भी समाचार पत्र है, समझिए कोई भी समाचार पत्र निकलवाना चाहते हैं तो उसके संपादक, इस समाचार पत्र के संपादक कौन है, उसको उसको लिखने वाले कौन से हैं, मुद्रक, और स्वामी का नाम, स्वामी का नाम, ठीक है ना। यह कहा गया कि स्पष्ट रूप से क्या करना होगा, छापना होगा। इस सेंसरशिप एक्ट में सबसे प्रथम पॉइंट कहा गया कि जो भी समाचार पत्र हैं, उस जैसे अभी भी वर्तमान समय में जब आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हैं, तो एडिटोरियल में नाम दिया गया होता है। बाकी आप किसी भी मुद्दे को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें नाम नहीं दिया गया होता है। लेकिन यहां पर सेंसरशिप एक्ट के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि देखो भैया, आप जब कभी भी अपना समाचार पत्र छापोगे तो संपादक का, मुद्रक का और स्वामी का नाम, इन तीनों के नामों को आपको छापना होगा और बताना होगा, ताकि अगर कोई भी गलती यानी कि सरकार की आलोचना अगर आप करोगे तो हम जल्दी से आपको पकड़ लेंगे और हमारे पकड़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो अपनी असुविधा नहीं हो, इसके लिए ये सारी की सारी नियम की दिया गया था। ये प्रथम पॉइंट कहा गया। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि प्रकाशित होने से पूर्व, यानी कि एक नाम तो ये आपको देना है, प्रकाशित होने से पूर्व तथ्यों को अब देखिए यहां पर क्या बोला गया। पहला पॉइंट 1975 में भी, तो अभी 1975 आएंगे ना, हम आजादी तक बताएंगे आप लोगों को, 1975 नहीं, ठीक है, यहां पर समझिएगा। हाँ, प्रकाशित होने से पूर्व जितने भी तथ्य होंगे तो वह तथ्य को सरकार के सचिव के सामने क्या करना होगा, प्री सेंसर कराना होगा, ठीक है, प्री सेंसरशिप कराना होगा, के लिए भेजना होगा। नहीं आया समझ में, समझो। जैसे मैं हूं, आपको अगर कोई भी अपना नोट्स मार्केट में बेचना है, चलाना है, तो ये कहा जा रहा है कि पहले आप मुझे दोगे, मैं उसको चेक करूंगा कि सरकार के विरुद्ध किसी बात को तो आपने नहीं लिखा है। अगर सरकार के विरुद्ध आपने लिखा है तो आप पर मैं उसी टाइम कार्रवाई करूंगा, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकता हूं कि आपकी एजेंसी को समाचार पत्र को हम क्या कर ले, जब्त कर ले। सर आप पढ़ाते हैं तो सब कुछ याद आने लगता है, इसलिए कभी लगता है। अच्छा जी, चलिए पूरा जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी नए बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज समझना और लिखना इसको, क्योंकि मेरा यही पढ़ाने का स्टाइल है, लिख लिख कर, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। हाँ वेरी गुड है, मतलब उनका यही था कि सरकार के विरुद्ध में अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो वह उनको क्या है, पता चले और लिखने से, मार्केट में आने से पहले उसको प्रतिबंधित करा दिया जा सके। यही इनका मेन क्या था, टारगेट था। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें ये कहा गया था, अब देखिए जस्ट ये कब कहा गया था, सेंसरशिप एक्ट जो होता है कब लाया गया था, 1799 में लाया गया था, 1799 में लाया गया था। और यह जो 1799 में लाया गया था ना, ये समाचार पत्रों पर लाया गया था। किस पर लाया गया था, समाचार पत्रों पर लाया गया था। जस्ट इसके बाद 1807 में, कितने साल बाद, सेंसरशिप एक्ट लाने के कितने साल बाद, क्या आप लोगों को सेंसरशिप एक्ट जो होता है समझ में आ गया क्या, सेंसरशिप एक्ट आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया, बताइए तो एक बार, आया कि नहीं आया, आ गया ना। सीधा समझ जाओ एक बार फिर से, यहां समझो, सीधी सी तो बात है कि सेंसरशिप एक्ट एक प्रकार से ऐसा एक्ट था जिसमें संपादक का नाम, मुद्रक का नाम और स्वामी का नाम या स्पष्ट रूप से हर न्यूज के बाद कॉलम में देना होगा, बताना होगा कि किसके द्वारा यह छापा गया है। और दूसरा यह कि प्रकाशित होने से पहले जो भारत सरकार के सचिव थे, इस भारत सरकार के सचिव के सामने प्रस्तुत करना होगा, ताकि वह इसको क्या कर सके, चेक कर सके। बस इतना ही अगर आप याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेंसरशिप एक्ट किसके लिए लाया गया था, समाचार पत्रों के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, तो समाचार पत्रों के लिए लाया गया था। लेकिन उसके जस्ट बाद 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में देखा गया तो यह नियम समझ में, नियम अगर मैं लिख रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना, यह नियम अगर मैं बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, कौन सा नियम, सेंसरशिप एक्ट, याद रहेगा ना। तो यह नियम जो है, यह नियम सभी के सभी पत्रिकाओं पे, जितनी भी पत्रिकाएं थी ना, उन सभी पत्रिकाओं पे जितने भी कंप्लेंट थे यानी कि मैगजीन थे, उन सभी मैगजीन पर या कोई पत्र भी अगर लिखा जा रहा है तो इन सभी पत्रों पर यह नियम को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। समझ जाओ यह कितने कठोर हो चुके थे। हाँ, यह कितने कठोर हो चुके थे कि अपने खिलाफ आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब धीरे धीरे भारतीय अवाम में, भारतीय जनता में, क्योंकि इस समय तक तो मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हो चुके थे और वह यह भी देख रहे थे कि ब्रिटेन में किस प्रकार का नियम चल रहा है, और वह यह भी देख रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, तो वे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे ना, ये बात तो निश्चित था। कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना उनके मन में क्या है, आएगा। और अगर उनके मन में आक्रोश की भावना आ रहा है तो विद्रोह करेंगे। और यही रीजन रहा कि आगे जो लॉर्ड हेस्टिंगस आता है, नाम शायद आप लोगों को पता होगा, मेरे द्वारा लिखा भी गया था 1818 में, याद रखिएगा कब, तो 1818 ईस्वी में जो लॉर्ड हेस्टिंगस था, कौन सा, जो लॉर्ड हेस्टिंगस था, या लॉर्ड हेस्टिंगस ने क्या किया, प्री सेंसरशिप एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया।
सेंसरशिप एक्ट क्या कर दिया, को समाप्त कर दिया। अब एक बात जानिएगा, अगर कोई भी भारतीयों के सपोर्ट में खड़ा होता या इस प्रकार के नियम कानून अगर बना देता, तो अंग्रेज एक ही बात बोलते थे कि भाई साहब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो उनको भारत से भेज देने का काम किया करते थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा प्री सेंसरशिप क्या किया गया, समाप्त किया गया। लेकिन इनके प्री सेंसरशिप समाप्त करने के बाद इन्हीं के द्वारा 1823 में, कब 1823 में देखते हैं, 1823 का अनुज्ञप्ति नियम को लागू किया गया। कौन से नियम को, अनुज्ञप्ति नियम को, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। तो अनुज्ञप्ति को लागू किया गया, ठीक है। और इसको लागू करने वाले जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 23 में कौन से रहते हैं बताइए एक बार जल्दी। 1823 में अब इनके द्वारा ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद कौन सा बना रहता है, कार्यवाहक बने हुए रहते हैं, उनको भेज दिया गया। और उनको भेजने के बाद एक कार्यवाहक आते हैं गवर्नर जनरल, और यह गवर्नर जनरल का नाम क्या होता है, वेरी गुड, टिया। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या होता है, मात्र टिया का आंसर अभी तक आया, क्या नाम होता है, एडम्स, ठीक है, क्या नाम होता है, लॉर्ड एडम्स। तो लॉर्ड एडम्स ने इसको जो है अधिक कठोर नियमों के साथ क्या किया, लागू किया, अधिक कठोर नियमों के साथ लागू किया। अब ये अधिक कठोर नियम क्या क्या था, उन सभी नियमों को, जी 1823 में एमर्स था, और आगे एमर्स के बाद जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम क्या था, लॉर्ड एडम्स। तो लॉर्ड एडम्स ने क्या किया, इसको काफी ज्यादा कठोर नियमों के साथ लागू किया। और यह कठोर नियम क्या क्या था समझ जाइएगा, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को लिख दे रहा हूं ताकि नोट्स आप लोगों का बनता रहे। जो मुद्रक थे तथा प्रकाशक, जो प्रकाशक कराने वाले थे, तो मुद्रक और प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए, क्या लेना होता है, लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। मतलब ये कहा गया कि मुद्रक और प्रकाशक को जब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना है, इस प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। ये कहा गया कि अगर बिना लाइसेंस से आप प्रकाशित करते हो, बिना लाइसेंस लिए, जैसे आप कभी गाड़ी चलाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ना, तो वैसे ही यहां पर था कि अगर बिना लाइसेंस के प्रकाशित, अगर मैं बिना लाइसेंस का प्रकाशित कर देता हूं, तो बिना लाइसेंस के प्रकाशित करने पर क्या होगा, बिना लाइसेंस के अगर मैं प्रकाशित करूंगा तो 400 रुपए का जुर्माना, 400 रुपए का उस समय के हिसाब से आप देखिएगा जुर्माना, अभी के हिसाब से मत देख लेना, ठीक है। और प्लस में इसके साथ क्या था, प्रेस भी जब्त कर लिया जाएगा, आपके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। अब देखिए, बिना लाइसेंस के अगर आप समाचार पत्रों का प्रकाशन कर देते हो, तो यह बातें हो रही है 1825 के 23 के करीब में, तो 400 रुपए का उस समय जुर्माना बहुत भारी कीमत हुई, और आपके प्रेस को भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, बिना लाइसेंस के करते हो तो। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, इनको यह अधिकार दिया गया कि बिना कारण बताए, ठीक है, बिना कारण बताए जो प्रेस का लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है, लाइसेंस को, ठीक है ना, क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, प्रेस लाइसेंस को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। अब बताइएगा, क्या इसको काला कानून, हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या इसे काला कानून नहीं कहा जा सकता है। एक तो ये नाम प्रकाशित करना है, चलो कोई बात नहीं, हम नाम प्रकाशित कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर बिना लाइसेंस के प्रकाशित कर रहे हो तो 400 का तो जुर्माना लग ही रहा है, साथ में आपके प्रेस को भी क्या कर लिया जा रहा है, जब्त कर लिया जा रहा है। यह भी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा जो होता है प्रॉब्लम है ना। तो प्रेस लाइसेंस को भी क्या कर दिया गया, रद्द किया गया, तो यही रीजन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इसी के कारण यही जो आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया हुआ था 1823 में। देखिए, दो एक्ट मैंने अभी तक बताया आप लोगों को, एक मैंने बताया कि सेंसरशिप एक्ट 1799 का, दूसरा मैंने एक्ट आप लोगों को यह बताया कि द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 का, यह बताया। और यही लाइसेंस है, इसी लाइसेंस के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसी कारण कौन सा, तो मिरात उल अखबार जो था, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि मिरात उल अखबार किसके द्वारा निकाला जा रहा था, तो मिरात उल अखबार जो था, अखबार था, ठीक है ना, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था ना फारसी भाषा में, इसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा, ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और इसी के विरुद्ध जो बर्किंघम ने बोला था, जेएस बर्किंघम, इनको क्या कर दिया गया, 1823 में इंग्लैंड भेज दिया गया, बर्किंघम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था ना। वेरी गुड, रैना जी, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी मन में कोई डाउट्स तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो दो यहाँ पर नियम मैंने आप लोगों को बता दिया, ये दो नियम, लाइसेंसिंग सबसे ज्यादा क्या था, भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हो रहा था, भारतीय समाचार एजेंसियों के लिए काफी ज्यादा यह घातक सिद्ध हो रहा था। यहीं पे हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को, इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक रहे, 1828 से लेकर 35 तक, कब से कब तक, 1828 से लेकर 35 तक रहे। इनके बारे में यह है कि समाचार पत्रों के प्रति इनके द्वारा उदारवादी रुख अपनाया गया, उदारवादी समझ रहे हैं ना, मतलब अच्छा रुख अपनाया गया, उदारवादी रुख अपनाया गया। फिर आगे हम लोग इसके बाद देखा जाए कौन सा आते हैं, चार्ल्स मैडकॉफ कब से कब तक, 1835 से लेकर 36 तक, कब से कब तक, 1835 से लेकर 36 तक रहे। तो जितने भी प्रतिबंध थे ना, सभी प्रतिबंधों को इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ ही रद्द कर दिया, सभी प्रतिबंधों को एक साथ रद्द कर दिए,
भारतीय पत्रकारिता पर जितने भी आपके सेंसर लाइसेंसिंग ये जो कुछ भी लगा हुआ था, इन सभी को इनके द्वारा क्या कर दिया गया, एक साथ रद्द कर दिया गया। इन्हीं के द्वारा जो लाइसेंसिंग एक्ट आया हुआ था, ठीक है, जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 आया हुआ था, इसको भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और यही रीजन भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से कौन से फेमस है, यही वो व्यक्ति है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, शायद यह भी आप लोगों को समझ में आ गया है कि उसको मुक्तिदाता कहने के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो ये कहा गया इन्हीं के द्वारा। अगर देखा जाए चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, इसके बारे में एक लाइन लास्ट है, लिख लीजिएगा इसके बारे में। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा देखा जाए तो 1835 में, कब 1835 में एक अधिनियम लाया गया, प्रेस अधिनियम लाया गया। और वह प्रेस अधिनियम क्या था, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, या क्या था, अधिनियम था, इसके द्वारा लाया गया। और इस अधिनियम में क्या बोला गया, इसमें यह कहा गया इसमें केवल मुद्रक तथा प्रकाशन के लिए केवल स्थान की सूचना देनी होगी। ठीक है ना, देनी होगी, या आपके लिए जो होता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। और यही जो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस अधिनियम है, यही आपका 1857 ईस्वी तक चलता रहा था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय में भी भारत में जो प्रेस के लिए अधिनियम चल रहे थे, वह कौन सा अधिनियम था, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम। यह भारत में क्या था, चल रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करके आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, नोट करके कि जो मैकाले था ना, मैकाले कैसा था, तो उदारवादी था। और उसमें भी प्रेस स्वतंत्रता का समर्थक था। ठीक है, ये हम लोग का टोटल पॉइंट्स कहां तक का हो गया, 1857 तक का। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन से अधिनियम, 3 अधिनियम आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, सभी को याद रहेगा, या अधिनियम सभी को याद रहेगा, नहीं रहेगा। कौन सा, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम। सबसे प्रथम अधिनियम कौन सा लगाया गया था, सेंसरशिप अधिनियम। कौन सा, सेंसरशिप अधिनियम। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे प्रथम बार 1799, दूसरा 1823, और जो तीसरा है वह 1835। यही 3 अधिनियम लगाए हुए थे ना। 1899 में कौन सा अधिनियम था, जल्दी से बताना। 1899 में कौन सा अधिनियम था, सेंसरशिप अधिनियम। और 1823, ये क्या हुआ, हाँ वो अपने आप चल रहा है भाई। ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिक हो गए हो। हाँ, ऐसे समझ जाओ। 1823 में कौन सा है, तो 1823 में जो है वह है द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1900 कौन सा है, 23 का। और 1835 में कौन सा है, तो 1835 में कौन सा है, तो हम इसको क्या, कौन सा अधिनियम है 1835 में, तो लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम। क्या ये तीनों का तीनों अधिनियम आप लोगों को याद रहेगा, अगर आप लोगों को ये तीनों का तीनों अधिनियम याद रहेगा, तो अभी की क्लास में हम लोगों के द्वारा इतना ही देखा जा रहा है, इतना ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहां पर, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 3 बजे के करीब में मैं सेकंड क्लास इसको डालूंगा। 3 बजे नहीं तो 6 PM में। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां पर इसके बाद वाला जो प्रेस से संबंधित क्लास है कंप्लीट हो जाएगा। जाने से पहले आप लोग को एक लाइक करने का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग लाइक जरूर करना, ठीक है ना। बिना लाइक के आप लोग मत जाना, क्योंकि मेहनत आप मेरा है जी। ऑप्शनल क्लास होगी आप लोग की, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना अगर अच्छा लगा हुआ तो, लेकिन लाइक मस्त है, ये सबसे पहले आप लोग को करना है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को क्लास देखने के लिए। और सब्सक्रिप्शन लेते हुए कोड का यूज आप लोग जरूर कीजिएगा, PK10। तो थैंक यू, धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।